हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं टिंकू सेठे, साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज से हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारा जो पीएटी रिलेटेड या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके, उन एग्ज़ामों के लिए आपको जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उन टॉपिक्स को क्लियर करा रहे हैं। अगर आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको जो हमारे आने वाले अपडेट्स हैं, वीडियोस हैं, वो मिलते रहें। तो आज से हमारा एक टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड। जितने भी आपके एग्ज़ाम है, चाहे वो कॉलेज रिलेटेड हो, जो कॉलेज एडमिशन के लिए होते हैं, जैसे पीएटी हो गया, बीएचयू हो गया, आईसीआर हो गया, कोई भी एमएससी, बीएससी, कोई भी लेवल पे, या फिर कंपटीशन रिलेटेड। अगर आप कंपटीशन एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम बहुत अच्छे से आपकी पूरी तैयारी, पूरी प्रिपरेशन कराएंगे। आगे हम आज से हमारा टॉपिक है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हॉर्टिकल्चर होता क्या है। हॉर्टिकल्चर के बारे में बात करते हैं कि हॉर्टिकल्चर जो हमारा टॉपिक है, हॉर्टिकल्चर के मेन इंपॉर्टेंट जो बेसिक है, बेसिक आज से हमारा मतलब बेसिक की क्लास है और बेसिक की क्लास से भी क्वेश्चन बनते हैं। पर मैं आपको बेसिक इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि आप देख लेना, कोई भी टॉपिक का अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं होता है और बिना बेसिक के आप अगर उसके डायरेक्ट क्वेश्चन या फिर डायरेक्ट उसकी बड़ी चीज़ पढ़ना चाहो तो आपको वो चीज़ समझ में ना आएगी। मतलब पहले आप कम से कम बेसिक पूरा समझें। बेसिक समझने के बाद हम हाई लेवल पे लेके चलेंगे, मतलब जीरो से लेके हीरो तक की बात करेंगे। तो पहले मैं बेसिक वाली बात कर लेता हूँ। बेसिक की अगर बात करें तो हॉर्टिकल्चर सबसे पहली बात तो आती है कि हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है। इंपॉर्टेंट मेन चीज़ें होती। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि जब भी किसी वर्ड के पीछे या किसी सब्जेक्ट के पीछे कल्चर नाम आए, जैसे हॉर्टिकल्चर, अगर जैसे कल्चर नाम आता है तो आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जितने के नाम के पीछे भी कल्चर आता है तो वो लैटिन भाषा का शब्द होता है। कौन सी भाषा का शब्द होता है? लैटिन। तो ध्यान रखेंगे, हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। हॉर्टस धन कल्चर से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है उद्यान विज्ञान। हॉर्टस और कल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब क्या होता है? उद्यान विज्ञान, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है? तो कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ध्यान रखेंगे, इसको हम उद्यान विज्ञान बोलते हैं, इसको फलोत्पादन भी बोलते हैं। अगर आगे बात करें कि हॉर्टिकल्चर का जो अध्ययन किया जाता है, इसका जो अध्ययन किया जाता है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ों का अध्ययन होता है? तो हम मेनली इसके अंतर्गत फलोद्यान मतलब फलोत्पादन का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन और सब्जी उत्पादन, ये दो मेजर टॉपिक होते हैं इसमें, जिसके अंतर्गत पूरा हॉर्टिकल्चर, मतलब हम बात करें हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत ये पूरी चीज़ें आती हैं, फल उत्पादन और सब्जी उत्पादन। अब फल उत्पादन को पोमोलॉजी बोलते हैं। फल उत्पादन का भी एक अलग से एक साइंस बन गया है। फल उत्पादन को क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी मतलब फल उत्पादन। और इसके अलावा फूल उत्पादन भी इसके अंतर्गत, हम इसके अंतर्गत फूलों का भी अध्ययन कर सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि इसके जो अध्ययन को क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। एक किसका अध्ययन हो गया? फल का। ठीक। दूसरा हो गया ओलोरिकल्चर। ओलेरिकल्चर का मतलब हो गया सब्जी उत्पादन। ठीक है, फल, सब्जी और फूल, इन तीनों के सम्मिश्रित अध्ययन को ही हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। अगर अलग अलग पढ़ें तो फल उत्पादन को पोमोलॉजी के नाम से जानते हैं, ओलोरिकल्चर मतलब सब्जी उत्पादन, और तीसरा है जिसको फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? फूल उत्पादन। तो तीनों का अलग अलग अध्ययन अलग अलग नामों से जाना जाता है, और तीनों का मिश्रित या फिर तीनों का संयुक्त अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। हॉर्टिकल्चर में फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन और एक और कौन सा? फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन और फूल उत्पादन, इन तीनों का अध्ययन किया जाता है। इसी को बागवानी कहा जाता है। इसी का आगे चल के नाम क्या हो जाता है? बागवानी। अब देखो, आपको समझ में आ रहा होगा कि हम थोड़ी सी नीचे की चीज़ें पढ़ रहे हैं, बहुत मतलब बेस लेवल की चीज़ें पढ़ रहे हैं। पर बेस लेवल की चीज़ों से भी अभी भी आप देख लेना कि इसमें से भी 4-5 क्वेश्चन हो चुके। जैसे अगर बात करें हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। हॉर्टिकल्चर किन किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो हॉर्टस धन कल्चर, हॉर्टस प्लस कल्चर, दो शब्दों से मिलकर बना है हॉर्टिकल्चर। इसके अलावा अगर बात करें, इसको फलोत्पादन या फिर इसको उद्यान विज्ञान बोलते हैं हिंदी में। इसके अलावा इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा? तो फल का, सब्जी का और फूल का। फल, सब्जी, फूल। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि फल का उत्पादन या फिर जो हम हॉर्टिकल्चर पढ़ते हैं, हॉर्टिकल्चर का हमारे लिए क्यों महत्व है।
सबसे पहली बात तो महत्व की बात कर लेते हैं, तो आगे आपको बहुत सारी चीज़ें और बेसिक समझ में आ जाएगी। सबसे पहली बात कि महत्व इसका है संतुलित आहार के रूप में, फल सब्जी का, फूल को भी इसमें लेके नहीं चलेंगे, है ना। फल और सब्जी का जो महत्व है वो किस लिए है, संतुलित आहार के रूप में। अगर इंसान संतुलित आहार का सेवन ना करे तो वह अस्वस्थ हो जाएगा, और जीवन जीने के लिए या फिर कुछ काम आप कुछ भी करो, अगर आप स्वस्थ हो तो आप कोई भी काम को बहुत आसानी से कर सकते हो। तो इसलिए ध्यान रखें कि अपने स्वास्थ्य पे मतलब फोकस करें। तो इसलिए सब्जी और फल इन दोनों का नियमित सेवन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें कि हमारे भारत में या फिर पूरे वर्ल्ड में अगर एक इंसान को कितने फल की आवश्यकता होती है एक दिन में, तो एक दिन में 85 ग्राम 85 ग्राम कम से कम फलों की आवश्यकता एक व्यक्ति को होती है। अगर इससे कम फल वो खाता है तो उसके शरीर में पोषक तत्वों की, विटामिन्स की, एंजाइम्स और जितनी भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है शरीर को चलाने के लिए, उन चीज़ों की कमी हो सकती है। इसलिए कितना 85 ग्राम फल और 300 ग्राम सब्जी, 300 ग्राम सब्जी डेली होना चाहिए एक इंसान के लिए। पर होता इतना तो है, पर उत्पादन इतना नहीं हो पाता है। अगर हम बात करें कि इतना उत्पादन पूरे वर्ल्ड लेवल पे होता है क्या, तो नहीं हो पाता है। आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि फल उत्पादन में भारत का नंबर कौन सा है, सब्जी उत्पादन में भारत का नंबर कौन सा है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और बहुत बार ये तो परमानेंट क्वेश्चन है। मतलब परमानेंट का मतलब कि कोई ना कोई एग्जाम में आपने अगर 2-3 एग्जाम अगर एग्रीकल्चर रिलेटेड दिए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल गए होंगे कि फल उत्पादन में भारत का स्थान, सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान। तो फल और सब्जी दोनों के उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर आता है, दूसरे पायदान पर आता है। कौन सा नंबर है हमारा फल और सब्जी के उत्पादन में? सेकंड नंबर है। जबकि पहले नंबर पर फल और सब्जी दोनों में चाइना का नंबर लगता है। किसका नंबर लगता है? चाइना फर्स्ट है, चीन फर्स्ट है। किस किस में? फल में और सब्जी में। अगर हम बात करें कि फूल उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर कौन है, तीनों की बात कर लेते हैं हम, ऐसी बात आई गई तो फूल उत्पादन में बेटा नीदरलैंड जो देश है जो कि यूरोप महाद्वीप में है, वो की सबसे ज़्यादा फूलों का उत्पादन करता है। और नीदरलैंड में एक शहर है अल्समीर करके। कौन सा? अल्समीर जो शहर है, इस शहर को विश्व का फूल मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। फूल शहर के नाम से जाना जाता है अल्समीर, जो कि नीदरलैंड का शहर है। और सबसे ज़्यादा फूलों का उत्पादन नीदरलैंड में होता है। कहाँ पे होता है? नीदरलैंड में। और नीदरलैंड में सबसे ज़्यादा फूलों का उत्पादन, प्लस अगर हम बात करें यहाँ का अल्समीर शहर, फूल सिटी ऑफ वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है अल्समीर को। इसके अलावा बात करें कि फूलों का आयात सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो जर्मनी करता है। सबसे ज़्यादा फूलों का आयात कौन करता है? जर्मनी करता है। और सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो नीदरलैंड करता है। तीनों क्वेश्चन क्लियर हुए क्या? अगर क्लियर हुए हैं तो एक बार कमेंट में बता दें, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो इसका मतलब फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन, फूल उत्पादन का महत्व क्या है, तो फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन का पोषक तत्वों के लिए, मतलब शरीर को जो पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए फलों का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा विटामिन के लिए, विटामिन्स की पूर्ति के लिए शरीर को सब्जी और फलों का उत्पादन। इसके अलावा धार्मिक महत्व की बात करें तो धार्मिक महत्व में फलों का या सब्जियों का क्या मतलब औचित्य है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह आती है कि अगर आप धार्मिक महत्व की बात करते हो तो धार्मिक महत्व में फल और सब्जियों का, तो मैं बात करूँ तो फलों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जैसे बहुत सारे धार्मिक प्रतिष्ठान या फिर बहुत सारे धार्मिक, जब हम कुछ भी धार्मिक काम करते हैं तो फलों का उपयोग वहाँ पर किया जाता है। जैसे कि नारियल किया जाता होगा, हर एक धार्मिक काम के पहले नारियल की पूजा या फिर नारियल ज़रूरी होता है। इसके अलावा फलों में और केला, बहुत सारे धार्मिक काम ऐसे होते हैं जिसमें केले का फल लगता है, जिसको कदली फल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा केले के पत्ते लगते हैं। बहुत सारे मतलब धार्मिक महत्व भी है फलों का, तो ध्यान रखेंगे धार्मिक महत्व से भी फलों की खेती की जाती है। इसके अलावा आर्थिक महत्व, तो आर्थिक महत्व इसलिए कि हम इसको उत्पादन करके, क्योंकि अगर आप फलों का उत्पादन करते हो तो फलों का उत्पादन करके आप इसको निर्यात कर सकते हो। निर्यात करके आप पैसे कमा सकते हो। पैसे कमा के आप या तो देश में उसको बेच रहे हो तो आपको अर्न होगी मनी। इसके अलावा आप उसको अगर विदेश में बेच रहे हो, फॉरेन कंट्री में बेच रहे हो, तो फॉरेन कंट्री में बेचने से आपको क्या होगा, वहाँ से विदेशी मुद्रा मिल जाएगी। तो विदेशी मुद्रा मिलने से हमारा मतलब टर्नओवर बढ़ेगा, कुल मिला के जीडीपी में वृद्धि होगी। तो आर्थिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है इसका, फल उत्पादन का आर्थिक महत्व। इसके अलावा पर्यावरणीय महत्व, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। तो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें पर्यावरणीय महत्व की, तो पर्यावरण से क्या महत्व है फलों के उत्पादन, सब्जी के उत्पादन और फूलों के उत्पादन में। तो पर्यावरण से यह है
कि पहली बात तो ये हो जाता है कि सबसे ज़्यादा वृक्ष, मतलब जैसे आप बागवानी करते हो, है ना, फलों का उत्पादन करते हो, तो आप वृक्षों को लगाओगे, वृक्षों को लगाओगे तो क्या होगा कि वृक्षों की संख्या ज़्यादा होगी, और वृक्षों की संख्या ज़्यादा होगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण करेंगे, ऑक्सीजन को निकालेंगे दिन में, है ना, और रात में क्या करेंगे, ऑक्सीजन को लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे। कुल मिला के संतुलन बना के चलते हैं पेड़ पौधे। इसके अलावा सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इनका होता है कि सॉइल इरोजन को कम करते हैं। सॉइल इरोजन, जिसको आप मृदा क्षरण के नाम से भी जानते हो। मृदा क्षरण, अब ये क्या करेंगे, आप जब पेड़ लगाओगे तो वो बिल्कुल मिट्टी को पकड़ के रखेगा, और मिट्टी को पकड़ के रखेगा तो वो जब बारिश होगी या फिर हवा चलेगी तो उस टाइम पे बिल्कुल भी मिट्टी को मतलब बहने नहीं देगा। तो ये इसलिए इसका क्या है, पर्यावरणीय महत्व भी है उद्यान विज्ञान का। तो ये हमने महत्व देखा कि कौन कौन से लेवल पर उद्यान विज्ञान के महत्व हैं, तो वो चीज़ें समझ में आई होंगी, और कैसे हैं वो भी समझ में आया होगा। और नहीं आया है तो एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से स्टार्ट से देखें, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि फलों का प्रवर्धन, अब हम एक एक को उठा के देखते हैं। तो सबसे पहले हम पोमोलॉजी को ले लेते हैं, है ना। तो पोमोलॉजी मतलब फल विज्ञान या फल उद्यान, इसको लेते हैं। तो उसमें भी हम देख लेते हैं कि फलों का प्रवर्धन, प्रवर्धन मतलब आप फलों को लगाओगे कैसे, फलों को आप अपने खेतों में लगाने के लिए कौन कौन सी विधियों का इस्तेमाल करोगे। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ दो मेथड होती है। दोनों मेथड की अगर मैं बात करूं तो पहला होता है कौन सा, लैंगिक प्रवर्धन। कौन सा प्रवर्धन होता है, लैंगिक प्रवर्धन, जिसको सेक्सुअल प्रोपोगेशन के नाम से भी जानते हैं। तो लैंगिक प्रवर्धन, या फिर दूसरा होता है अलैंगिक प्रवर्धन। अलैंगिक प्रवर्धन जिसको असेक्सुअल बोला जाता है, और लैंगिक प्रवर्धन जिसको सेक्सुअल बोला जाता है। अब मैं बात करूं कि लैंगिक प्रवर्धन होता क्या है। तो लैंगिक प्रवर्धन की हम सीधे सीधे बात करें तो लैंगिक प्रवर्धन वह प्रवर्धन होता है जिसके अंतर्गत बीजों से पौधे तैयार किए जाते हैं। किससे पौधे तैयार किए जाते हैं, बीजों से पौधे तैयार किए जाते हैं। वह प्रवर्धन कौन सा प्रवर्धन कहलाता है, लैंगिक प्रवर्धन। जो पौधे बीजों से तैयार किए जाते हैं उनको बीजू पौधे कहा जाता है। कौन से पौधे कहा जाता है, बीजू पौधे कहा जाता है। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि जो पौधे बीजों से तैयार किए जाते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। तो बीजू पौधे कहा जाता है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पर फिर भी लोगों को लगता है कि हाँ बीज से बीजू बनेगा, पर लोगों को लगता है कि नहीं, इसने ऐसे थोड़ी पूछा होगा, और कुछ पूछा होगा। तो इसलिए ध्यान रखें, बीजू पौधे कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन पौधों से होता क्या है कि हमको मतलब जो उनका मदर प्लांट होता है, मदर प्लांट के जैसे ही पौधे तैयार मिल जाते हैं। पर एक चीज़, इसकी एक खामी या फिर इसकी हानि या फिर इसकी एक कमी ये होती है कि जो पौधा तैयार होता है वो बहुत देर से फल और फूल देता है, बहुत दिनों बाद। मतलब उसको तैयार होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए इसकी एक हानि है। और बार बार एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब आप बीजू पौधे तैयार करते हो तो उसकी मतलब क्या हानि है, फिर उससे क्या नुकसान होता है। तो उससे नुकसान ये हो जाता है कि वो क्या होता है, बहुत दिनों से या फिर बहुत दिनों के अंतर से हमको क्या देता है, फल या फूल देता है। इसलिए बीजू पौधे का एक बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मात्र सदृश, या फिर मैंने आपको बताया था जो उसका मदर प्लांट होता है, मदर प्लांट के जैसे लगभग 90% इस पर क्या होती है, शुद्धता होती है। मतलब जैसे उसका मात्र प्लांट रहा होगा वैसे ही ये प्लांट होता है। आगे अगर हम बात करें तो हाँ, इस जो बीजू पौधे को तैयार करने के लिए कौन कौन से फलों का यूज़ किया जाता है, मतलब कौन कौन से फल बीजू पौधे से तैयार किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो पपीता को आप बीजू पौधे से ही तैयार कर सकते हो। पपीता को तैयार करने की और कोई मेथड नहीं है। जैसे मान के चलो अगर हम दूसरे पौधों की बात करें तो दूसरे पौधे को और दूसरी मेथड से भी तैयार किया जा सकता है, पर पपीता एक ऐसा पौधा है जिसको आप सिर्फ बीजू पौधे से तैयार कर सकते हो। इसके अलावा मैं बात करूँ तो एक नींबू हो गया। नींबू के लिए मतलब आप बीजू पौधे से भी तैयार कर सकते हो, कलिकायन से भी तैयार कर सकते हो, जिसको अलैंगिक मेथड कहते हैं, अलैंगिक प्रवर्धन कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आम जो पौधा होता है, आम के पौधे को भी बीज से तैयार कर सकते हैं और कली से भी तैयार कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारी इसकी मतलब आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, पर आप ध्यान रखेंगे पपीता, है ना। पपीता कैसे तैयार होता है, बीजू पौधे से ही या फिर बीज से ही तैयार किया जा सकता है। इसको अलैंगिक मेथड से तैयार करना थोड़ा सा मुश्किल है। शायद हो सकता है टेक्नोलॉजी आगे आ जाए और टेक्नोलॉजी आने के बाद क्या हो सकता है कुछ और, पर अभी तक तो इसको बीजू पौधे या फिर बीज से ही तैयार करते हैं। आगे हम बात करें अलैंगिक प्रवर्धन। अलैंगिक प्रवर्धन का मतलब होता है कि जब आप किसी पौधे को अलैंगिक विधि से, मतलब उसमें बिना क्रॉस कराए दूसरा पौधा तैयार कर लेते हो, बिना क्रॉस कराए या फिर बिना बीज के दूसरा पौधा तैयार कर लेते हो, वह प्रवर्धन या वह प्रोपगेशन क्या कहलाता है, अलैंगिक प्रवर्धन या असेक्सुअल प्रोपगेशन।
ठीक है, बात ध्यान रखेंगे, दोनों चीज़ अलग अलग हैं, दोनों के बारे में बहुत सिंपल सी इसकी परिभाषा है। अगर हम बात करें कि अलैंगिक प्रवर्धन के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन कौन सी चीज़ें बुरी हैं, तो सबसे पहली बात तो अलैंगिक प्रवर्धन जब आप करोगे तो अलैंगिक प्रवर्धन की सबसे अच्छी और सबसे खास बातें होती है कि जो उसका मदर प्लांट होता है सेम टू सेम 99.99% इसमें प्योरिटी होती है मदर प्लांट के जैसे। मतलब जो मदर प्लांट की क्वालिटी रही होगी सेम क्वालिटी उसी की किसकी होती है, आसेक्सुअल प्रोपेगेशन में जिस प्लांट को आप तैयार कर रहे हो। तो अब इसको तैयार करने के लिए, आसेक्सुअल प्रोपेगेशन को तैयार करने के लिए आपको कौन कौन सी मेथड का आप यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहली एक मेथड होती है बडिंग, जिसको आप कलिकायन के नाम से भी जानते हो, हिंदी में कलिकायन और इंग्लिश में बडिंग। तो इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं और कि आप आसेक्सुअल कैसे तैयार कर सकते हो, तो अंतःभूजतारी, अंतःभूजतारी का मतलब जिसका कंद कोई, मतलब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका कंद लगता है, ठीक है, तो आप कंद को लगा सकते हो। जैसे कौन सा हो गया, केला हो गया, केले के कंद को लगा सकते हो, कंद से उसको तैयार कर सकते हो। इसके अलावा और भी अगर हम बात करें तो आसेक्सुअल में आप कैसे और तैयार कर सकते हो, तो कलिकायन बहुत अच्छी मेथड है। इसके अलावा गूटी, गूटी जो बांधना होता है, गूटी बांधने से भी आप आसेक्सुअल विधि से तैयार कर सकते हो। तो इसकी सबसे अच्छी और सबसे खास बात कौन सी है आसेक्सुअल विधि की, कि इसमें जो पौधा तैयार होता है वो कम समय में फल दे देता है और कम समय में फूल दे देता है। मतलब कम समय में विकसित करने के लिए अगर आपको किसी पौधे को कहा जाए या फिर क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी पौधे को कम समय में तैयार करने के लिए किस विधि का उपयोग करना चाहिए, तो उसके लिए अलैंगिक प्रवर्धन या फिर आसेक्सुअल प्रोपेगेशन का उपयोग करना चाहिए। ध्यान रखेंगे इस बात को। इसमें कम समय में पौधा जो होता है फल दे देता है, फूल दे देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि वनस्पतिक या फिर आसेक्सुअल या फिर अलैंगिक प्रवर्धन जो होता है उसके अंतर्गत हम कौन कौन सी कलम या फिर कौन कौन सी बडिंग कर सकते हैं, तो बडिंग की बात कर लेते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले जड़ कलम की बात करते हैं। जड़ कलम का मतलब होता है कि जिन पौधों की जड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान स्थापित करने पर वो पौधे तैयार हो जाते हैं, वो जड़ कलम के द्वारा उनको तैयार किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें जड़ कलम के द्वारा किसको तैयार किया जाता है, तो अभी मैंने आपको बताया था नारियल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हाँ, जैसे शकरकंद जिसको स्वीट पोटैटो के नाम से भी जानते हैं, तो स्वीट पोटैटो को भी कर सकते हैं जड़ कलम के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें पत्ती कलम, पत्ती कलम से भी पौधों को तैयार किया जाता है। पत्ती कलम का मतलब वह होता है जिसके अंतर्गत पौधे की शाखा को पत्ती के साथ लेते हैं। और इसमें किस प्रकार के पौधों को लेते हैं, पहले ये बात समझ लो। इसमें उन पौधों को लिया जाता है जिनकी पत्तियां गूदेदार होती है। कैसे होती हैं, जिनकी पत्तियां गूदेदार होती हैं और वो पत्तियां मतलब अधिक समय में सूखे, कम समय में ना सूखे, उन पत्तियों को लिया जाता है और उनको मतलब उनकी शाखाओं के डाली के साथ और पत्तियों को उसमें ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। कुछ समय में पत्तियां आगे मतलब अपना विकास कर लेती हैं और नया पौधा तैयार हो जाता है। तो पत्ती कलम बोला जाता है उस मेथड को। अगर जैसे मान के चलो आपने कॉलेज लेवल पे अगर कोई बंदा कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा और कॉलेज पढ़ा होगा, तो उनको कॉलेज में इस कलम, पत्ती कलम के बारे में बिल्कुल समझाए होंगे अच्छे से प्रैक्टिकल करा के। या आप पीएटी, बीएचयू, आईसीआर की तैयारी कर रहे हो, तो अभी आप सिर्फ इतना समझ लें, पत्ती कलम भी एक मेथड होती है जो कि अगर आपका एग्ज़ाम निकलता है तो आपके एग्ज़ाम निकलने के बाद आपको कॉलेज में है प्रैक्टिकल के थ्रू समझाया जाएगा। इस चीज़ को समझ के चले। आगे देख लेते हैं तना कलम। सबसे ज़्यादा चलने वाली यह मेथड तना कलम या इसको स्टेम बडिंग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्टेम बडिंग या फिर तना कलम के नाम से भी जानते हैं। ये जो तना कलम होती है ये बहुत सारे पौधों में इसको लगाया जाता है, बहुत सारे पौधों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तना कलम की अगर सबसे प्रचलित विधि के बारे में पूछा जाए तो आपको सिर्फ एक ही नाम लेना है, टी बडिंग। किस नाम से जानते हैं इसको, टी बडिंग। तो टी बडिंग जो होती है बहुत बार एक क्वेश्चन, और मतलब एक जिसको परमानेंट क्वेश्चन का मतलब ये होता है बेटा, एग्रीकल्चर में आप देख लेना बहुत सारे क्वेश्चन आपको परमानेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। परमानेंट क्वेश्चन मतलब आप अगर 500 क्वेश्चन पढ़ लो तो वो 500 में से आपके एग्जाम में पक्का 20-25 क्वेश्चन फंसेंगे, उनको परमानेंट क्वेश्चन कहा जाता है। तो ये भी एक परमानेंट क्वेश्चन है कि आपको अगर अलैंगिक विधि से प्रवर्धन करना है तो उसके लिए मतलब किस बडिंग का आप यूज़ करोगे, तो वो है कौन सी बडिंग, टी बडिंग। आगे हम मतलब इसके बारे में और देखेंगे, पर अभी के लिए इतना ही। आज की क्लास बस यहीं तक। आगे अगर एक मिनट रुको, हाँ, तो आज की क्लास यहीं तक है। और अगर आपको आगे भी और वीडियो मतलब हमारे देखना है या फिर हमसे जुड़ना है
तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियो अगर आपको आगे देखना है तो बिल्कुल सब्सक्राइब, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले अपडेट्स आपको बिल्कुल मिलते रहें। हम मिलते हैं अगली क्लास। हाँ, तो हमारी आज की क्लास बस यहीं तक थी। आगे का जो बेसिक है, बेसिक एक क्लास और लगेगी, जितनी आज की छोटी क्लास थी। कल की क्लास में हम बिल्कुल बेसिक को कंप्लीट कर देंगे। आप हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं, हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक की बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले जितने भी अपडेट्स हैं पूरे अपडेट्स मिलते रहें। आगे मैं एक बात और बोल देता हूँ कि हमारा जो आप अगर हमारे साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़ना चाहते हैं, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का मतलब है कि आप हमारे साथ अगर लाइव जुड़ना चाहते हैं, वैसे तो हम ये वाले जो वीडियोस हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराते हैं यूट्यूब पे। पर अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन लाइव अगर जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल लाइव के लिए भी हम बिल्कुल तैयार हैं। हमारी क्लास चल रही है। अगला हमारा जो न्यू बैच चालू होने वाला है, लाइव में भी, ऑफलाइन में भी और वीडियोस में भी, तीनों चीज़ों में हम 1 मार्च से एक नए सिरे से दूसरा बैच चालू कर रहे हैं। अभी तो हमारे पास बिल्कुल 2-2, 3-3, 4-4 बैच चल रहे हैं, पर अभी अगर आपको लाइव जुड़ना है तो उसके लिए आप 1 मार्च से जुड़ सकते हैं लाइव में भी। अगर आप हमारे साथ लाइव के साथ साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ में आकर तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल, तो 1 मार्च से नया बैच चालू हो रहा है। बिल्कुल आप आइए, आपका स्वागत है साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा में। बिल्कुल, तब तक के लिए थैंक यू।